गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अपने एंटोमोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पेस्ट। ठीक है, आज अपने पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मतलब होते क्या है पेस्ट, उसकी मतलब डेफिनेशन क्या है, उसका वर्ड का मीनिंग क्या है, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है, मतलब कौन कौन सी ऐसे पेस्ट को किन तरीके से मतलब उनको अलग अलग जैसे डिवाइड किया गया है अकरेंस के हिसाब से, और उनकी कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस कोजेज फॉर पेस्ट आउटब्रेक, मतलब कि पेस्ट जैसे नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, तो नुकसान ज़्यादा नुकसान होने के कारण क्या है उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस नेक्स्ट क्या है, लॉसेस काज बाय पेस्ट, मतलब कितने परसेंटेज लॉसेस कोज करता है पेस्ट अलग अलग क्रॉप में, अपने वो लॉस का परसेंटेज देखेंगे। बाई चांस मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है लॉसेस के बारे में भी, तो वो चीज़ें अपने देखेंगे। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको पेस्ट की सिर्फ कैटेगरीज मिलेंगी कि व्हाट इज पेस्ट एंड कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, बस इतना सा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है क्योंकि इनमें से डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पेस्ट के बारे में। होता क्या है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट जो वर्ड है बच्चों, वो फ्रेंच वर्ड पेस्टी से लिया गया है। ठीक है, और एक लैटिन टर्म है पेस्टिस, इन दोनों से मतलब पेस्ट वर्ड को लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्लेग होता है या फिर कॉन्टेजियस डिजीज होता है। कॉन्टेजियस डिजीज कौन सी होती है बच्चों, कि ऐसी डिजीज जो कि कंटामिनेशन से फैलती है, मतलब कि किसी भी चीज के ऐसे स्पर्श होने से जो फैलती है उसी को बोल दिया जाता है कंटेजियस डिजीज। ठीक है, तो इसी को मतलब कि पेस्ट का मतलब ये होता है कि एक टाइप की क्या है, कंटेजियस डिजीज है जो कि किसी के कांटेक्ट में आएगी या कोई स्पर्श में आएगी। जैसे कोरोना हो रहा है तो वो कांटेक्ट में आने से फैलता है, उसी तरह से पेस्ट का बताया है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि किसी के कांटेक्ट में जैसे आता है तो वो डिजीज फैलाना शुरू कर देता है। जैसे वो कांटेक्ट में आएगा तब वो डिजीज फैलाएगा, या फिर वो जैसे मतलब प्लांट पे लगेगा तो उसको कोई ना कोई लॉस कर देगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोल दिया गया है, पेस्ट बोल दिया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपनी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेस्ट इज एनी एनिमल विच इज नॉक्सियस डिस्ट्रक्टिव और ट्रबलसम टू मैन, मतलब कि कोई भी ऐसा एनिमल जो कि मानव के लिए हानिकारक है, जो मानव को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है, उसी को पेस्ट बोल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं, ए पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म विच अकर इन लार्ज नंबर, जो कि मतलब कि लार्ज नंबर उसका होता है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में वो रहते हैं एक साथ, मतलब उनका जो ग्रुप रहता है तो उसमें एक ही स्पीसीज का मतलब अगर अपने ग्रुप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं वो। ठीक है, एंड कन्फ्लिक्ट विद मेंस वेलफेयर कन्वीनियंस एंड प्रॉफिट, जो कि डायरेक्ट मतलब कि ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, इन्हीं को पेस्ट बोल दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है, आप देख लेना इनको। वैसे मैंने जनरल इनका मीनिंग आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखेंगे पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट और ऑर्गेनिज्म विच इम्पोज बर्डन ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन बाय काजिंग, मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे वो एक तरह का बर्डन है। कैसे, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें कोज करता है जो कि ह्यूमन को मतलब एक बर्डन लगता है। क्या क्या चीजें करेगा पेस्ट, इंजरी टू क्रॉप प्लांट, क्रॉप को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, मतलब पेड़ पौधे उन पे भी लगता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं सजावटी पौधे वगैरह, उन पे भी डायरेक्ट नुकसान करता है उनको। ठीक है, annoyance, injury and death to humans। नेक्स्ट क्या है, एनोइंस, इंजरी एंड डेथ टू द ह्यूमंस एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब एनोइंस मतलब होता है बच्चों कोई भी दुख या पीड़ा पहुंचाना, मतलब डायरेक्ट मतलब ऐसे कोई पीड़ा पहुंचा देता है। इंजरी हो जाती है, ठीक है,
एंड डायरेक्ट डेथ हो जाती है ह्यूमन की। मतलब कि कोई भी अपने देखते हैं ना, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं, उसमें पेस्ट में मतलब सभी चीज़ें आ जाएगी उसमें। मतलब कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने इंसेक्ट को ही पेस्ट बोलते हैं, बाकी और सभी चीज़ें जैसे माइट्स हो गया, स्नेल्स हो गए, ये सभी क्या है पेस्ट में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट उसकी इन सब की वजह से क्या होता है, ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब जो आप अपने पालतू जीव जंतु है उन पे भी ये डिजीज कोज कर देते हैं, और इनसे मतलब कि उनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन और वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट। मतलब कि अपने जो स्टोर्ड प्रोडक्ट रहते हैं तो आपको अपने हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अगर हार्वेस्ट करने के बाद अपने प्रॉपर उसका मैनेजमेंट अगर नहीं किया तो क्या होता है, उसमें पेस्ट वगैरह लग जाते हैं, तो वो अपनी जो मतलब कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट वो खराब करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो ह्यूमन को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को, एनिमल्स को प्लांट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ें हैं, पेस्ट इंक्लूड्स, पेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इंसेक्ट्स आएंगे, निमेटोड आएंगी, माइट्स आएंगे, माइट्स मतलब चीचड़ जो रहते हैं, फिर स्नेल्स मतलब वो घेंगा जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें, स्लज हो जाएंगी। ठीक है, एंड वर्टिब्रेट्स लाइक रेट्स हो गया, चूहे हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है पेस्ट में ही आते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस पेस्ट में बी एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट, हाउस होल्ड, मेडिकल, एस्थेटिक एंड वेटनरी पेस्ट। मतलब कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से, मतलब महत्व के हिसाब से ये पेस्ट है वो उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट, हाउस होल्ड के पेस्ट अलग रहते हैं, तो इन सभी को क्या है ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में इनको बांटा गया है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें कैटेगरीज, पेस्ट की कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसके हिसाब से पेस्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन अकरेंस, अकरेंस के हिसाब से पेस्ट को कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी में बांटा गया है अकरेंस के हिसाब से। इस यहाँ से क्या है बच्चों, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है कि डिफाइन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पेस्ट, या फिर डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ लेंगे 2 मार्क्स में कि व्हाट इज रेगुलर पेस्ट, व्हाट इज ओकेजनल पेस्ट। तो डायरेक्ट यहाँ से 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे बच्चों रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली अकर ऑन क्रॉप्स। मतलब कि क्रॉप पे क्या है ये फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं, मतलब ऐसे मतलब रेगुलरली वो क्या है आते रहेंगे, और क्लोज एसोसिएशन होता है उनका क्रॉप प्लांट के साथ। मतलब कि अगर राइस की क्रॉप है तो वो राइस पे ही लगता है इंसेक्ट। ठीक है, मतलब कि अदर वो क्रॉप को क्या है बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो अपनी मेन क्रॉप है उससे डायरेक्ट वो लिंक्ड रहता है और उसी क्रॉप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जैसे इधर राइस स्टेम बोरर है ये। ठीक है, राइस स्टेम बोरर है, इसको आप ठीक कर लेना। जैसे इधर एग्जांपल बताया गया है कि राइस स्टेम बोरर या फिर ब्रिंजल फ्रूट बोरर आप देखते होगे। ब्रिंजल फ्रूट बोरर तो आप सबने देखा होगा, बैंगन काटते वक्त आप देखते हो ना, बहुत बार उसके अंदर एक इंसेक्ट्स ऐसे नजर आता है, तो वो क्या है, वो उसी को बोला जाता है ब्रिंजल फ्रूट बोरर। फ्रूट के अंदर वो घुस के और फिर उसमें डैमेज करेगा ब्रिंजल फ्रूट बोरर। ठीक है, तो ये वाले मेन पेस्ट रहते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, रेगुलर पेस्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, ये फसलों पर फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, और क्लोज एसोसिएशन होता है उनका। तो यहाँ इस टर्म को आप ध्यान में रखना कि ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं क्रॉप के साथ। मतलब जिस क्रॉप पे मतलब राइस टेम्पोरर है तो वो राइस पे ही लगेगा। ठीक है, ब्रिंजल फ्रूट बोरर है तो वो ब्रिंजल पे ही डिजीज कोज करेगा, या फिर ब्रिंजल को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओकेजनल पेस्ट। अब ओकेजनल पेस्ट क्या होता है बच्चों, इनफ्रिक्वेंटली अगर, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो रेगुलरली हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा, वो कभी कभी मतलब आता रहता है ओकेजनल के हिसाब से, कभी कभी, जिसको बोल दिया जाता है कदाचित बोलते हैं अपने हिंदी में इसको, कि ये ज्यादातर मतलब पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर वो आते रहेंगे, नहीं, कभी कभी अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका क्रॉप प्लांट के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होता, मतलब जरूरी नहीं है कि इसी पे डिजीज कोज करे, इसी क्रॉप को नुकसान पहुंचा गया, ये अलग क्रॉप को भी नुकसान पहुंचा देता है। जैसे एग्जांपल बताया इसमें केस हो गया, और नेक्स्ट टाइम मैंगो स्टेम बोरर हो गया, तो कभी कभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है बच्चों सीजनल पेस्ट।
सीजनल पेस्ट नाम से ही पता चल रहा, जो कि सीजन के हिसाब से आएगा, अलग अलग सीजन पे डिपेंड होता है। मौसमी बोल सकते हो आप इसको, कि मौसमी पीड़क जो रहते हैं उसकी इनको बोला जाता है सीजनल पेस्ट, ठीक है। अकर्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन में ही आते हैं वो, ठीक है। एवरी ईयर कोई भी मतलब अपने साल के पर्टिकुलर सीजन में ही वो आएंगे और डिजीज उसमें जो अपनी मेन क्रॉप है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, रेड हेरी कैटरपिलर है ग्राउंड नट के ऊपर, ग्राउंड नट के ऊपर रेड हेरी कैटरपिलर जिसको बोल दिया जाता है, कातरा बोलते हैं शायद। और नेक्स्ट है मैंगो ऊपर, जो कि मैंगो के ऊपर आता है। तो इसे इनको क्या बोला गया, सीजनल पेस्ट बोला गया, कि सीजन के हिसाब से आते हैं ये, ठीक है। जैसे मतलब अपने साल में अलग अलग सीजन चेंज होते रहते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, जिस सीजन में एक क्रॉप रहेगी उस सीजन में अटैक करेंगे, उसके बाद दूसरी क्रॉप को अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट पेस्ट, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है दीर्घ स्थायी पीड़क। जो ये क्या है बच्चों, दीर्घ स्थायी, जो कि पूरे साल मतलब पूरे साल पाई जाती है अपनी क्रॉप पे, और इनको क्या है कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर ऑन द क्रॉप थ्रू आउट द ईयर एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और पूरे साल भर क्या है क्रॉप को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, चिली थ्रिप्स, थ्रिप्स आपको पता ही है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मीली बग गुआवा, तो ये ज्यादातर मतलब हर एक फ्रूट को नुकसान पहुंचाते ही है। जैसे थ्रिप्स हो गया, तो थ्रिप्स बहुत सारी फ्रूट को नुकसान पहुंचाता है, तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये सकिंग पेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोरेडिक पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होगा बच्चों, हिंदी में आप इसको बोलोगे कदाचनिक पीड़क, क्योंकि कदाचनिक मतलब जो यदा कदा मतलब कभी कभी देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है मतलब कि हमेशा ही वो आएगा। मतलब उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो ही वो आके डैमेज करेगा, अदरवाइज मतलब कभी कभी देखने को मिलेगा, उसी को बोलेंगे स्पोरेडिक, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कोकोनट स्लग कैटरपिलर हो गया, या फिर सफेद गिडार होता है, या फिर गन्ने का पायरिला हो गया, ये सब इसके एग्जांपल रहेंगे स्पोरेडिक पेस्ट के, ठीक है। पेस्ट अकर्स इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड, मतलब कि कभी कभी आते हैं वो, कोई मतलब कि पर्टिकुलर एरिया पे आएंगे और कभी कभी दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या है जब आ जाते हैं तो उस फसल को भारी नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक है, उसी को बोला गया है स्पोरेडिक पेस्ट। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन के लेवल के हिसाब से, मतलब कि वो डैमेज कोज करते हैं उसके हिसाब से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स है बच्चों, एक तो होता है पेस्ट एपिडेमिक, एक होता है इंडेमिक पेस्ट। अब अपनी बात करते हैं एपिडेमिक क्या होता है और इंडेमिक क्या होता है। अब बच्चों देखेंगे एपिडेमिक और इंडेमिक सेम चीजें अपने उसमें भी पढ़ी होगी पैथोलॉजी में। क्या होता है एपिडेमिक, कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, ठीक है, क्षेत्र विशेष में आप लिख लेना हिंदी में, कि पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही आएंगे, पर्टिकुलर टाइम पे आएंगे और पर्टिकुलर क्षेत्र में आएंगे, पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा व्यापक नुकसान पहुंचाएंगे और आक्रामक रूप से, मतलब कि मतलब आक्रामक रूप से मतलब बहुत ज्यादा आक्रमण करते हैं उस एरिया में, ठीक है। और इरेगुलर रहते हैं, मतलब रेगुलरली नहीं रहते, इरेगुलर रहते हैं, सीवियर फॉर्म में रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। और वाइड स्प्रेड रहते हैं, मतलब कि पूरे एरिया में फैल जाते हैं, ठीक है। ने देखते हैं सडन आउटब्रेक ऑफ ए पेस्ट इन ए सीवियर फॉर्म इन ए रीजन, मतलब सडनली अटैक करेंगे वो, और एक पर्टिकुलर रीजन में अटैक करते हैं पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और सीवियर फॉर्म रहती है उनकी, बहुत ज्यादा मतलब डैमेज करते हैं वो, ठीक है। और आक्रामक रूप से नुकसान पहुंचाएंगे, आक्रमण इनका बहुत ज्यादा रहता है, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, पेस्ट एपिडेमिक बोल दिया जाता है। जैसे ब्राउन प्लांट ऊपर बताया है राइस में, ठीक है, ब्राउन प्लांट ऊपर आता है, और वो कहाँ पे देखा गया था, तंजौर में देखा गया था, बहुत ज्यादा नुकसान उसने पहुंचाया था। RHC हो गया, रेड एरी कैटरपिलर, किसमें, मदुरई पोलांची, एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यहाँ पे इसने नुकसान पहुंचाया था बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंडेमिक, एंडेमिक पेस्ट, और एक अपने पढ़ते हैं एंडेमिक डिजीज,
तो इंडेमिक पेस्ट और एंडेमिक डिजीज कौन सी, बात एक ही है बच्चों, वर्ड का मीनिंग देख लीजिए अब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पेस्ट जो कि एक क्षेत्र में रेगुलर ही आएगा, ठीक है, और उसका जो क्वांटिटी है या फिर उसका लॉस करने का जो मतलब कि कितनी मात्रा में लॉस वो करता है, तो वो एक मतलब कि लिमिटेड रहती है, ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में वो लॉस नहीं करता है, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया में आता है, क्षेत्र विशेष में आएगा, बट रेगुलरली आता रहता है, ठीक है, मतलब कि उस क्षेत्र में बार बार जैसे अपने वो क्रॉप लेंगे तो तब वो आ जाता है उसमें, ठीक है। तो अकर्स ऑफ द पेस्ट इन ए लो लेवल इन फ्यू पॉकेट्स, मतलब कहीं कहीं अपने को इसका नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है, लो लेवल इसका रहता है, मतलब कि कम मात्रा में रहता है, एपिडेमिक की तरह नहीं है कि पूरा ही बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा आक्रमण रहेगा, आक्रमण होगा लेकिन कम रहता है थोड़ा, ठीक है। रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर एरिया में आएगा और रेगुलरली आता है, मतलब जब जब अपने वो क्रॉप लगाएंगे तब तब उस एरिया में वो आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल बताया, राइस गवलमिच हो गया, मदुराई में आया था ये, ठीक है। मैंगो होपर्स हो गया, पेरियाकुलम में इसको देखा गया था कि मतलब जैसे जैसे उस एरिया में मतलब मैंगो की क्रॉप आई थी, जैसे मतलब राइस की क्रॉप अपने लगाते हैं तो तब तब वो क्या है कि रेगुलरली आते रहते हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन्फेस्टेशन के हिसाब से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और अपने पहले पढ़ा था कि इसको अकरेंस के हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसकी अपनी स्टडी कर ली थी। फिर नेक्स्ट अलग पैरामीटर आते हैं बच्चों कि पैरामीटर ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल, मतलब कि अलग अलग कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है पॉपुलेशन लेवल के जिनके हिसाब से इंसेक्ट को फिर से और डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन लेवल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के, तो उसके बारे में अपनी बात करते हैं। तो बच्चों पॉपुलेशन जो लेवल है उनका अपने अलग से भी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अपने जनरल सेंस में इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जीईपी आता है बच्चों एक, जीईपी, तो जीईपी क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या रहेगी बच्चों, विद द एवरेज डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक बहुत लंबे समय तक एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि एक पॉपुलेशन की कितनी डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी कितनी है, उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब कितना है एक पर्टिकुलर टाइम में और लॉन्ग पीरियड तक, मतलब कि बहुत लंबे समय तक जो इंसेक्ट हैं तो उनकी कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अराउंड विच द पेस्ट पॉपुलेशन टेंड्स टू फ्लक्चुएट ड्यू टू द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, मतलब कि इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो तो फ्लक्चुएट करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहेगी, किसकी वजह से, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से, क्योंकि मतलब जैसे जैसे अपना इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन भी इफेक्ट होती रहती है, अपनी पहले बात की थी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब जैसे जैसे चेंजेस रहेंगे तो अगर वो पैरामीटर मतलब अप्लाई नहीं हो रहे वहाँ पे या फिर अप्लाई हो रहे फिर भी क्या है, जो पेस्ट है या फिर जो अपने इंसेक्ट मान लो कि उनकी कितनी पॉपुलेशन उस एरिया में प्रेजेंट है, एवरेज पॉपुलेशन उनकी कितनी है, तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम बोल दिया जाता है, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं जीईपी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इसकी है जीईपी और जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। सामान्य संतुलन स्थिति आप इसको बोलोगे हिंदी में, सामान्य संतुलन स्थिति मतलब सामान्य कितनी पॉपुलेशन उनकी प्रेजेंट है उस एरिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे 2 मार्क्स का डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि इतनी पॉपुलेशन हो जाना इंसेक्ट की या फिर पेस्ट की उस एरिया में कि वहाँ पे अपने को कंट्रोल मेजर यूज करने पड़ते हैं। तो कंट्रोल मेजर कब यूज करते हैं, हमेशा आप याद रखना कि ईटीएल पे यूज करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे कंट्रोल मेजर अपनी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक होता है बच्चों ईटीएल, एक होता है ईआईएल, अपनी नेक्स्ट एग्जाम यही दी गई है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल एक होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में क्या होता है बच्चों की पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या है इंसेक्ट की बहुत बढ़ने लगती है, तो अपने कंट्रोल मेजर यूज करके अगर उसको कंट्रोल कर लिया तब तो ठीक है, अगर अपने कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर पहुंच जाएगा कि बहुत ज्यादा जब उसमें वो नुकसान कर देता है तो और अपनी पूरी फसल खराब हो जाती है, ठीक है। तो अपनी हमेशा कंट्रोल मेजर जो है वो ईटीएल पे यूज करेंगे, ठीक है।
तो जिससे अपने जो मतलब नुकसान कर रहा है इंसेक्ट, तो उसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और इसमें चीज़ आती है, implemented to prevent an increasing pest population from reaching ETL। ठीक है, इससे मतलब कि ऊपर नहीं जानी चाहिए पेस्ट पॉपुलेशन, अगर इससे ऊपर चली गई तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपनी पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बच्चों EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। मतलब कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब इतनी पॉपुलेशन इंसेक्ट की जो कि डिजीज, सॉरी डिजीज ने अपने डैमेज की बात कर रहे हैं, तो इतनी पॉपुलेशन हो जाना, इतनी संख्या में वो इंसेक्ट हो जाना कि वो पूरी क्रॉप को डैमेज कर देता है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, इंजरी। इंजरी तो मतलब समझ रहे होगे, तो कोई भी नुकसान, बाधा पहुंचा देना, ठीक है, डैमेज कर देना कुछ, ठीक है, उसी को बोलते हैं अपनी इंजरी। तो इतनी पॉपुलेशन हो जाना कि वो उस एरिया में पूरी तरह से इंजरी कर देता है, उस एरिया में पूरी क्रॉप को खराब कर देगा। ठीक है, तो उसी को बोल दिया जाता है EIL। नेक्स्ट एक आता है बच्चों डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री क्या रहेगी, तो डैमेज बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो डैमेज बाउंड्री EIL से ऊपर की होती है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डैमेज विच कैन बी मेजर्ड, अपने मतलब कि मेजर कर सकते हैं इसको कि कितना उसने डैमेज किया गया है। ठीक है, ETL इज ऑलवेज लेस देन EIL। ETL हमेशा कम होगा, क्योंकि वहां ETL पे क्या होता है, अपने पहचानते हैं उसको कि अपना इंसेक्ट है वो मतलब डैमेज कोज करना उसने शुरू कर दिया है, तब अपने मतलब कंट्रोल मेजर यूज करके इसको कंट्रोल कर लो इंसेक्ट को। अगर अपने कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, और अपने अपने को टाइम मिल जाता है कंट्रोल करने के लिए ETL में, लेकिन डैमेज होने के बाद तो क्या कर सकते हैं उसका, फिर तो कोई इलाज ही नहीं है, अपनी पूरी क्रॉप ही खराब हो चुकी है। तो ये चीजें आ जाती है बच्चों। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक और टर्म आती है ETL में। ETL में क्या होगा कि जो मतलब कि अपने कंट्रोल मेजर यूज करते हैं, तो वो मतलब अपने जो व्यय करते हैं, मतलब कि जितना अपने कॉस्ट लगाते हैं कोई भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कॉस्ट क्या होती है, जितना अपना अपने किसान को जो प्रॉफिट मिलता है उससे हमेशा क्या है, कम रहेगी वो कॉस्ट। मतलब जो अपनी लागत है वो हमेशा कम रहती है अपने प्रॉफिट से। मतलब जितना प्रॉफिट किसान को हो रहा है उससे हमेशा लागत कम ही रहेगी इसमें। क्यों, तब तो एक किसान को फायदा है। अगर मतलब लागत ही अपने प्रॉफिट से ज्यादा रह होगी तो फिर तो अपनी क्रॉप लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अपने को जितना प्रॉफिट मिलने वाला है वो तो पूरा व्यय ही कर दिया उसने, वो कॉस्ट तो पूरी अपनी उड़ाई ही दी। क्यों, क्योंकि मतलब इतने ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट उसमें आ गई, इतनी डिजीज फैल गई कि लागत बहुत ज्यादा हो गई, और उतना प्रॉफिट अपने को मिल नहीं रहा, तो फिर क्रॉप लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, फिर किसान खाएगा क्या। तो इसमें ETL में क्या रहता है बच्चों, कि जो लागत रहती है वो हमेशा प्रॉफिट से कम रहती है, अगर इससे ज्यादा होगी तो उसको अपने ETL नहीं बोलेंगे, उसको EIL बोलेंगे कि उसने इंजरी कर दी है। क्यों, तो मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में नुकसान हो चुका है कि अपने को बहुत ज्यादा उसमें व्यय करना पड़ गया, तो अपने को प्रॉफिट कुछ मिला नहीं, और प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर अपनी फसल को लगाने का ही कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग कैसे पेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, अपने वो चीज देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं पेस्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू EIL, GEP एंड DB। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैसे पेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है बच्चों की पेस्ट। की पेस्ट क्या होता है, मोस्ट सीवियर रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और डैमेजिंग टेस्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा उस एरिया में नुकसान कर देगा, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, इसकी जो जनरल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम जो पॉपुलेशन इसकी रहती है, स्थायी जो स्थिति रहेगी वो क्या है, मतलब GEP जब भी आता है तो आप इतना समझ लेना बच्चों कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इंसेक्ट की संख्या की बात कर रहे हैं कि कितनी संख्या उसकी प्रेजेंट है। ठीक है, अबोव EIL मतलब EIL से ऊपर चली जाती है इसकी पॉपुलेशन। EIL तो मतलब इंजरी कर दी तो उसने, तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई उस एरिया में कि उसको कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसी को अपने क्या बोलेंगे, इक्की पेस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्प्रे टेम्परेरी ब्रिंग पॉपुलेशन बिलो EIL। ठीक है, तो मतलब कि
इसमें मतलब अपने बहुत सारे इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, बहुत कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं कंट्रोल करने के लिए, बट क्या है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं जिसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल आ जाता है। ठीक है, दीज आर परसिस्टेंट पेस्ट। परसिस्टेंट पेस्ट अपने पीछे पड़ा भी था कि क्या होते हैं कि एक एक बार उस एरिया में आ गई तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वो नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो एक टाइप की परसिस्टेंट पेस्ट रहते हैं। ठीक है बच्चों, द एनवायरमेंट मस्ट बी चेंज टू ब्रिंग जीईपी बिलो ईआईएल। ठीक है, मतलब कि इन्वायरमेंट जैसे चेंजेस होता रहता है, इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होगी तो उसके हिसाब से तो फिर भी इसका कंट्रोल करना फिर भी मुश्किल है, क्योंकि इसको अगर फेवरेबल अगर इन्वायरमेंट नहीं मिला तब तो ये कंट्रोल करना सॉरी डैमेज करना कम कर देगा। अगर इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता रहा तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता रहेगा उस एरिया में। ठीक है, जैसे कॉटन बोलवॉर्म है, कपास की सुंडी, बहुत ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद में आपको पता है कि बीटी कॉटन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें कुछ ऐसा रेजिस्टेंट जीन था, इन सब के बारे में अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या है एक तरह का की पेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डायमंड बैकमोथ। डायमंड बैकमोथ जो कि केबेज पे लगती है या फिर गोभी वर्गी है, जितने भी प्लांट होते हैं तो उन पे लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी इसमें। अब की पेस्ट का एक तरह का एक ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, तो वो मैं आपको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह का इसका ग्राफ रहेगा, जैसे ये है, ये अपने अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका इस तरह से रहेगा। नीचे आएगी इसकी जीईपी, ये है जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और ये है इसकी ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। ठीक है, ये पेस्ट इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो इसका ग्राफ किस तरह से रहेगा, इधर आएगा पेस्ट का नंबर, नंबर ऑफ पेस्ट, नंबर। तो इसका जो नंबर है बच्चों ये देखिए इस तरह से, मतलब कि इस तरह से ये इंक्रीज होता रहेगा और ईआईएल से भी ऊपर चला जाता है इस पेस्ट की पॉपुलेशन। ईआईएल से भी ऊपर चली जाएगी तो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी उस एरिया में और कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ रहता है की पेस्ट का। तो आप देख लेना बच्चों, ये परसिस्टेंट पेस्ट है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इसकी पॉपुलेशन ईआईएल से भी ऊपर चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा इंजरी कर देता है अपनी क्रॉप को और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, कॉटन बोलवॉर्म और डायमंड बैकमोथ। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है बच्चों मेजर पेस्ट और माइनर पेस्ट। ठीक है, मेजर और माइनर बहुत सिंपल सी टर्म है। अब वैसे भी मैं आपको जनरल सेंस में भी इसका बता देती हूँ कि किसको मेजर बोलेंगे और किसको माइनर बोलेंगे, और इनके हिसाब से भी बता देती हूँ, जीईपी और ईआईएल के भी हिसाब से। तो मेजर पेस्ट क्या रहेगा बच्चों कि ऐसा पेस्ट जो कि अपनी क्रॉप पे लगभग मतलब नुकसान क्या है 10% से ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा दे, वो अपनी क्रॉप को 10% से ज़्यादा अगर नुकसान कर रहा है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, मेजर पेस्ट। मतलब कि इतना ज़्यादा वो नुकसान कर रहा है 10% से ज़्यादा तो उसको अपनी मेजर पेस्ट बोलेंगे, और 10% से अगर नुकसान कम है तो उसको माइनर पेस्ट बोलते हैं कि वो कम नुकसान करता है उस एरिया में। ठीक है, और मेजर पेस्ट को जैसे हिंदी में आप बोलते हो प्रमुख कीट और माइनर को बोलते हो गौण कीट। तो प्रमुख कौन रहेगा और गौण कौन रहेगा, जो कि नुकसान 10% से ज़्यादा पहुंचाता है तो वो तो क्या रहेगा, प्रमुख रहेगा। और गौण कौन सा रहता है, जो नुकसान 10% से कम पहुंचाता है उसको अपने गौण कीट बोलेंगे। ठीक है, तो मेजर पेस्ट में क्या आएगा बच्चों, जीईपी लाइज वेरी क्लोज टू ईआईएल और कोइंसिडेंस विद ईआईएल। मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो ईआईएल के बिल्कुल पास में रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती लेकिन ईआईएल के बिल्कुल पास में रहेगी। इसी ग्राफ में मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे ये ईआईएल है तो इसकी पॉपुलेशन क्या है, यहाँ तक रहेगी। जैसे आप देख सकते हो इसमें कि ईआईएल के बिल्कुल पास में रहेगी सॉरी, ईआईएल के बिल्कुल पास में इसकी पॉपुलेशन रहती है, जीईपी से ऊपर जाएगी लेकिन ईआईएल के बिल्कुल पास में रहेगी। तो इससे क्या होता है कि ये डैमेज तो करता है लेकिन इसको कंट्रोल करना पॉसिबल होता है कि अपने इसको वहाँ पे उस एरिया में कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेजर पेस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली एंड रिपीटेड स्प्रे। मतलब कि अपने इसको इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर अपने टाइम से और अगर मतलब कि अलग अलग अंतराल पे अपने अगर लगातार अपने स्प्रे करते रहें, अगर अपने मतलब कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं तो इसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे,
कॉटन जैसिड हो गया, राइस स्टेम बोरर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है इसमें माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट क्या होता है? ओकेजनल पेस्ट, जो अपने लास्ट में पढ़ा भी था, जो ओकेजनली आते हैं, मतलब कभी कभी अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, जीईपी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो इसकी रहती है, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी रहेगी बिलो ईआईएल यूजुअली, मतलब कि हमेशा क्या है, ईआईएल से कम ही रहेगी, उसके पास तक भी नहीं जाती, हमेशा उस ईआईएल से हमेशा कम ही रहेगी इसकी। ठीक है। रेयरली दे क्रॉस ईआईएल, मतलब बहुत कम चांस है वो ईआईएल को क्रॉस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, ना के बराबर होता है। ठीक है। ईआईएल से ऊपर तो इनकी पॉपुलेशन जाती ही नहीं है। ठीक है। कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, मतलब कि अपनी अगर लगातार ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करते रहे तो अपने उसको स्प्रे करके और कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है कॉटन स्टैनर्स हो गया, राइस हिस्पा हो गया, एसवीवील हो गया, तो ये सब इसके एग्जांपल है। एग्जांपल बच्चों ध्यान में रखना, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पूछते हैं, ओटी आती है आपकी डायरेक्ट, तो वहाँ क्या है कि आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राइस इस पर है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, तो उधर दे देंगे कि इट इज़ ए की पेस्ट, मेजर पेस्ट और माइनर पेस्ट, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा और वहाँ पे डायरेक्ट आपका गलत हो सकता है बच्चों। तो आप क्या है, इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट अपने पीछे भी पढ़ा था क्या होता है। ठीक है। अपने जीईपी के हिसाब से देख लेते हैं, इसमें क्या होगा कि जीईपी जनरली बिलो ईआईएल, मतलब ईआईएल से बिलो रहती है इसकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो हमेशा ईआईएल से कम रहेगी। ठीक है। समटाइम इट क्रॉस ईआईएल, कभी कभी क्या होता है कि ये ईआईएल को क्रॉस भी कर जाती है, एंड कॉज सीवियर लॉसेज इन सम प्लेसेस, मतलब आपको पता है कि स्पोरेडिक पेस्ट होता क्या है, जो कि यदा कदा कभी कभी मतलब देखने को मिलते हैं अपने को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो कभी कभी आते हैं और पर्टिकुलर एरिया पे ही आते हैं, उसी स्थान पे आते हैं। तो ये क्या है कि इनकी जो जीईपी है, मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, वो हमेशा ईआईएल से कम तो रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये ईआईएल को क्रॉस कर जाएगी तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में क्या है, नुकसान पहुंचा देगी अपनी क्रॉप को। जिस एरिया में ये आया है उस एरिया की सभी क्रॉप को पूरी तरह से नुकसान कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है जैसे शुगर केन पायरिला हो गया, आपने स्पोरेडिक पेस्ट में भी पढ़ा था, व्हाइट ग्रब हो गया। ठीक है। रेड एरी कैटरपिलर हो गया, तो इनको पॉलीफेगस पेस्ट भी बोला जाता है बच्चों की, जो कि सभी क्रॉप पे लगते हैं, जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर क्रॉप पे लगता है, सभी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं ये। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल पेस्ट। अब पोटेंशियल पेस्ट क्या होता है, दे आर नोट पेस्ट एट प्रेजेंट, मतलब कि अपने अपनी प्रेजेंट में अगर उसको देखे तो वो प्रेजेंट नहीं है, अपने प्रेजेंट टाइम में अगर देखे तो, मतलब पहले बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे लेकिन अभी बहुत कम हो गया है। ठीक है। जीईपी ऑलवेज लेस देन ईआईएल, इसकी हमेशा कम रहेगी, ईआईएल से हमेशा ये कम रहते हैं, इंजरी लेवल से हमेशा कम रहेंगे। ठीक है। इफ इन्वायरमेंट चेंज्ड मे कोज इकोनॉमिक लॉसेस, अगर इनको फेवरेबल जैसे इन्वायरमेंट मिल रहा है, इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहा है, उसके उसके लिए फेवरेबल जैसे कंडीशंस मिल रही है, तो वो क्या करता है कि नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे स्पोडोप्टेरा लिटोरा इसका एक एग्जांपल बताया हुआ है, पोटेंशियल पेस्ट है नॉर्थ इंडिया का। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, डायरेक्ट एग्जाम्पल इसको इसमें पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कोजेज ऑफ पेस्ट आउटब्रेक, मतलब कि बच्चों आप मतलब अगर आपसे पूछे कि अगर मतलब कि आपके जैसे मतलब दादा परदादा हैं, उनसे अगर आप पूछो तो वो आपको बताएंगे कि पहले क्या होता था, वो हमेशा ही आपको ये बोलते हैं कि पहले इतनी ज़्यादा डिजीजेज, इतने इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स आते ही नहीं थे, पहले हमारे टाइम में ऐसा होता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे कि केमिकल होते क्या है, वो लोग यूज़ ही नहीं करते थे डायरेक्ट, मतलब कि वो बहुत कम ऐसे केमिकल यूज़ करते थे, उस टाइम इंट्रोड्यूस ही नहीं किए हुए थे केमिकल, जानते ही नहीं था, कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था कि केमिकल होता क्या है, डायरेक्ट मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करते थे या फिर मैकेनिकल या कल्चरल प्रैक्टिसेस करते थे, जिससे क्या है इनका कंट्रोल भी हो जाता था, मतलब इतने आते ही नहीं थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब चेंजेस आते गए अपने मतलब कि इन्वायरमेंट में, रहने सहने में, खान पान में, हर एक चीज़ में किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस आते गए हैं, तो कैसे ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग गए। अभी जैसे अपने देखते हैं कि टिड्डी दल आया है, ठीक है, तो वो क्यों आया है, क्यों
क्यों इतने एरिया में वो भारी नुकसान पहुंचा रहा है, पूरी फसलें खा गया है, पूरा उसने पूरे एरिया में मतलब हर एक फसल पे बहुत ज्यादा उसने नुकसान कर दिया है, क्यों इतने आ रहे हैं, तो उसके कॉजेज क्या है, मतलब कारण क्या है इतने ज्यादा पेस्ट के नुकसान पहुंचाने के, तो उसके बारे में अपने बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला कारण तो बच्चों ह्यूमन ही है। activity of human being which upset the biotic balance of economic ecosystem is the prime cause of pest outbreak। इसमें मतलब कि जो मुख्य कारण अगर बोले तो किसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ह्यूमन की वजह से नुकसान हो रहा है। और वो क्यों रहा है, वो क्यों बच्चों, क्योंकि ह्यूमन ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने क्या किया है, जैसे मतलब आप देखते हो कि बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स बन रही है और मतलब फैक्ट्रियां वगैरह लग गई है, तो वो लगती कहाँ पे है, जो जंगली एरिया था वो पूरा कट रहा है धीरे धीरे, जो जंगल वगैरह है अपने पूरे काट दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब वनस्पति थी वो पूरी तरह से खत्म हो रही है। तो इंसेक्ट जो है वो जो सरवाइव कर रहा है एरिया में, तो वो कहीं तो जाएगा अपना फूड लेने के लिए, तो वो क्या है क्रॉप प्लांट पे ट्रांसफर हो रहा है कि वहां से वो अपना फूड लेगा। अब जंगल तो खत्म हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, कोई तो उसको चाहिए जिससे वो अपना पेट भर सके, तो वो क्या है कि इधर जो क्रॉप प्लांट है उसके ऊपर वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया, तो इससे क्या है कि धीरे धीरे फसलों को ज्यादा नुकसान होने लग गया, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है, जो बैलेंस एक बना हुआ इकोसिस्टम का, वो बिगड़ रहा है। अब जो एक जो मतलब कि अपने बोलें कि जो नेचुरल थी चीजें, तो उनमें अगर डिस्टरबेंस हो गया तो डिस्टरबेंस होने के बाद तो आपको भी पता है कि ऑब्वियसली बात है कि नुकसान तो होना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, द फॉलोइंग आर सम ह्यूमन इंटरवेंशंस रीजन फॉर पेस्ट आउटब्रेक्स, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन के कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशंस रहे थे, मतलब कि उसने कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां की थी जिसकी वजह से पेस्ट ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगे। तो फर्स्ट आता है बच्चों डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन एंड ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन। मतलब कि ह्यूमन ने क्या किया है, जंगलों को काट के शुरू कर दिया है, क्या वहां पे खेती करना शुरू कर दिया है। मतलब ज्यादातर ने अगर देखे तो जंगली एरिया पूरी तरह से खत्म हो रहा है, उसको काट के कोई ना कोई अदर यूज में ले रहा है इंसान, मतलब या तो वहाँ खेती कर रहा है या फिर वहाँ पे फैक्ट्रियां लग गई है या फिर कुछ और, मतलब उधर कुछ और चीजें बना दी गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई है। अब फॉरेस्ट तो पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, उनको तो उसने काट दिया, तो इस वजह से वो क्या है कि पेस्ट फीड कहाँ पे करेगा अपना, मतलब भोजन कहाँ से लेगा, पहले तो उसको फॉरेस्ट से मिल जाता था, अब वो फॉरेस्ट तो खत्म हो रही है तो वो कहाँ जाएगा, क्रॉप प्लांट पे आ रहा है, जिससे कि अपनी क्रॉप को नुकसान हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट कारण तो बच्चों ये हो गया। नेक्स्ट है बायोमास यूनिट एरिया मोर इन फॉरेस्ट देन एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है अपना, जहाँ पे अपनी खेती करते हैं, उससे ज्यादा कहाँ पे बायोमास प्रेजेंट रहता है, फॉरेस्ट में। मतलब इतनी ज्यादा वनस्पति वहां पे प्रेजेंट रहती है कि वो जो इंसेक्ट होता है वो आराम से वहां पे सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब फॉरेस्ट खत्म हो गए तो उसको सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, तो वो किस पे ट्रांसफर हो गया, अपने क्रॉप लैंड पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, वेदर फैक्टर आल्सो अल्टर्ड। जो मतलब कि अपना जो वेदर है, मतलब कि जो अपना क्लाइमेट है, जो जलवायु है अपनी, वो भी फैक्टर मतलब इसमें आ जाते हैं कि वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगे है। जो जलवायु है उसमें भी परिवर्तन होने लग गई है, तो उसकी वजह से मतलब जो अपने पेड़ पौधे उनको नुकसान होने लग गया, तो इंसेक्ट क्या है दूसरी चीजों पे आके डैमेज करना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है। अफेक्ट इंसेक्ट डेवलपमेंट, और धीरे धीरे वो उससे मतलब कि जो इंसेक्ट्स है उनके लिए तो वो फेवरेबल है, ठीक है, बट जो अपने क्रॉप प्लांट हो गए या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो गई तो उनके लिए फेवरेबल नहीं है वो इन्वायरमेंट। तो उनका डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन जो क्रॉप प्लांट है तो उनका विकास अच्छे से नहीं हो रहा। तो अब जो मतलब कि उनको क्वांटिटी ऑफ फूड है वो तो कम हो गई, लेकिन इंसेक्ट की क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उनमें आपस में फिर पता ही है कंपटीशन तो हो गई। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनिमीज। जितने भी अपने नेचुरल एनिमीज रहते हैं, मतलब कि नेचर के द्वारा, मतलब डायरेक्ट पहले क्या होता था कि जो नेचुरल एनिमी है वो डायरेक्ट इन पे अटैक करते थे और इनको खत्म कर देते थे, जो भी अपने इंसेक्ट्स हैं या फिर पेस्ट बोल दो, इनको डायरेक्ट वो खत्म कर देते थे, जिससे क्या है कि केमिकल वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि ह्यूमन के द्वारा क्या हुआ है कि केमिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज होने लग गए। अब केमिकल ज्यादा यूज होने लग गए तो जिस एरिया में अपने केमिकल छिड़केंगे तो वहां तो पता है कि जितने भी नेचुरल एनिमी है उनकी भी डेथ होगी।
अब वो खत्म हो रहे हैं, तो पहले तो वो कंट्रोल कर देते थे, मतलब कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते थे इंसेक्ट पे जो उस एरिया में कोज कर रहा है, नुकसान कर रहा है, ठीक है, डैमेज कोज कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट वैसे ही खत्म कर देते थे। अब वो ही नहीं बचे तो अब कौन खत्म करेगा उसको? तो इसलिए उनकी क्वांटिटी, जो इंसेक्ट का नंबर है वो ज्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ह्यूमन के द्वारा। आपको भी पता है आजकल तो इंसेक्टिसाइड के बिना बात ही नहीं होती, कि छोटे से छोटे बच्चा भी अगर खेत जाता है तो उसको भी इंसेक्टिसाइड का नाम पता रहता है कि ये चीज़ है, ये इमिडा है, ये है। तो सब सब जितने जितने भी मतलब अपने पॉपुलेशन है, जो भी मतलब कि खेती करते हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है जो खेती कर रहा है, तो सबको पता होगा केमिकल के बारे में। जब भी आप खेत जाओ तो आपको कभी भी देख लेना कि कोई ना कोई डिब्बा तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का मिल ही जाएगा, फंजीसाइड का, क्योंकि सब इंसान क्या है, ज्यादा मतलब कि ट्रेंड ही आ गया है, एक ही इंसेक्टिसाइड के बिना तो बात ही नहीं करते कंट्रोल मेजर्स अपनाने के लिए। वो कंट्रोल मतलब उन्होंने ये मान लिया कि इंसेक्टिसाइड अगर नहीं डालेंगे तो उसका कंट्रोल होगा ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ है बच्चों, कि ज्यादा से ज्यादा जैसे इंसेक्टिसाइड यूज होने लग गया डे बाय डे। तो पहले तो क्या होता था कि थोड़ी मात्रा में अगर आप उसको यूज कर रहे हो तब भी क्या हो रहा था कि कंट्रोल हो जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड यूज होने लग गया कि रेजिस्टेंस ही आ गई है एक इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्टिसाइड के प्रति वो रेजिस्टेंस कर गया है उसमें, ठीक है। तो कितना भी डाल दो तो उसके ऊपर क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि वो जहर खा खा के थोड़ा उसकी बॉडी में ही वैसा ही हो गया, उसने खुद को वैसे ही बना लिया है कि इंसेक्टिसाइड का उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जिससे क्या है कि किसान ही क्या करता है, उसकी डोज बढ़ाता रहता है। तो इंसेक्ट को तो, इंसेक्ट तो ठीक है कि हाँ मर जाएगा, लेकिन साथ के साथ जो अपना क्रॉप प्लांट है उस पे भी डैमेज तो हो रहा है, वो जहर क्रॉप प्लांट के अंदर भी तो जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। तो ये सब चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि नेचुरल एनिमी थे तो वो उनकी भी डेथ हो रही है, ठीक है। तो अब वो मर जाएंगे तो जो अपने मेन जो इंसेक्ट थे वो अब पता ही है सर्वाइव करेंगे, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि जो नेचुरल एनिमी है वो डायरेक्ट खत्म कर देते थे उनको, तो इंसेक्टिसाइड के उनका यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे अब नेचुरल एनिमी खत्म हो रही है, तो ज्यादा मात्रा में जैसे इंसेक्टिसाइड यूज होने की वजह से तो ये इसमें आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस अफेक्ट द नेचुरल कंट्रोल मैकेनिज्म, मतलब कि पहले जो नेचुरल कंट्रोल होता था तो वो अफेक्ट हो रहा है इन सब चीजों से, ठीक है। एंड पेस्ट आउटब्रेक अकर, जिससे क्या है पेस्ट ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है अपनी ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे एग्जांपल बताया, जैसे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, मतलब अलग अलग जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज होने लग गए जो कि नेचुरल एनिमी को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन करता है एक जो किसान जैसे कल्टीवेशन करता है, तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन मतलब जैसे मोनोकल्चर हो गया, मतलब कि एक ही एक फसल उगाने लग गया किसान, मतलब बार बार उसी एरिया में वापस वही वो क्रॉप लगाने लग गया। तो जिससे क्या है, वो इंसेक्ट है तो उसको तो पता है कि हाँ ये क्रॉप यहाँ पे लगेगी, तो वो ज्यादा डैमेज करता रहता है, ठीक है। उसको मतलब कि जैसे वो अलग अलग जैसे इंसेक्ट की स्टेजेस आती है, जैसे एग लार्वा प्यूपा एडल्ट में बनता है, तो वो जैसे प्यूपल स्टेज में गया तो तब वो जैसे क्रॉप नहीं थी, जैसे जैसे ही एडल्ट बना उसका, तो जब जैसे उसको वो वापस से वही क्रॉप मिली तो वो वहां पे डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन होने लग गया पेस्ट का, कि बहुत ज्यादा नंबर में उसका बढ़ने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ससेप्टिबल वेराइटी, ठीक है, मतलब कि एक ही एक वेराइटी वापस यूज करने से क्या हुआ है, क्या हुआ है इसमें कि वो वेराइटी क्या है, ससेप्टिबल वेराइटी, मतलब यूज करने से क्या हुआ है कि वो इंसेक्ट डायरेक्ट उस पर क्या है कि अटैक करता है उस एरिया में उस प्लांट के ऊपर, और उसको धीरे धीरे क्या है खत्म कर देता है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी फूड के लिए या फिर कंपटीशन ही नहीं रहता, कंपटीशन नहीं रहेगा तो आपको पता है कि उसका नंबर इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है कि धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ने लग गया है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों स्टेम बोरर, राइस का और शुगर केन दोनों का, ठीक है। ये चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज एंड ग्रोथ, तो जैसे जैसे मतलब कि नई नई वेराइटीज जैसे लगातार जैसे साइंटिस्ट रिलीज करते हैं न्यू न्यू वेराइटीज, तो उसमें जैसे मतलब
इस तरह से जैसे वैरायटी रिलीज कर दी जाती है कि हाँ ठीक है, उसके करेक्टर्स जैसे मतलब अलग अलग थे, जैसे हर एक वैरायटी एक दूसरी वैरायटी से अलग ही रहती है, वो मोर्फोलॉजी हो चाहे उसके वैसे करेक्टर हो, हर एक करेक्टर में वो अलग रहती है। तो उसके लिए जो अपना पेस्ट था उसके लिए वो फेवरेबल है, तो उसका नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ही होगा। तो इस तरह से वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया उसका नंबर, और इंक्रीज होगा तो डैमेज ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया है सकुलेंट ड्वार्फ राइस वेराइटीज फेवर लीफ फोल्डर, मतलब कि जो ड्वार्फ वेराइटी है राइस की वो लीफ फोल्डर जो इंसेक्ट है उसको उसके लिए क्या है ससेप्टिबल है, इससे वो ज़्यादा कॉज करता है। ठीक है, डैमेज ज़्यादा होगा इससे। फिर नेक्स्ट है कोम्बोडिया कॉटन फेवर स्टेम वीविल। कोम्बोडिया जो कॉटन की वेराइटी है तो वो स्टेम वीविल को क्या है ज़्यादा मतलब कि फेवर करती है, स्टेम वीविल उस पर इजीली अटैक कर जाता है। ठीक है, एंड स्पॉटेड बोलवॉर्म इन दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड सोरगम हो गया, इसकी वेराइटीज बताई गई है। कोम्बू एचपी फर्स्ट हो गया, फेवर शूट फ्लाई को ज़्यादा फेवर करती है, एंड गाल में जिससे ज़्यादा ये मतलब डैमेज कोज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, मतलब कि अपने जैसे मतलब किसान क्या करने लग गया है कि जैसे मतलब टेक्निकल खेती तो आएगी आपको पता है, तो जो एग्रोनॉमिकल अपनी प्रैक्टिसेस जो मतलब वो करता है, जैसे क्रॉप में एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस जितनी भी होती है तो इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस वो अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं क्या है इंसेक्ट के लिए मतलब इंसेक्ट के लिए वो ज़्यादा इजी हो जाता है उस पर अटैक करना, अपनी जो क्रॉप प्लांट है उसके ऊपर। कैसे, मतलब इंक्रीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब कि अगर किसान ने क्या किया है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है तो क्या होगा, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आपको भी पता है कि वो जैसे कोई भी क्रॉप प्लांट है उस पर डिजीज भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा ही इंसेक्ट लगेंगी। ठीक है, तो वो किसको फेवर करता है, हाई लीफ होल्डर इंसिडेंस, लीफ होल्डर जो इंसेक्ट होता है उसका इंसिडेंस उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, और राइस के अंदर जैसे क्लोजर प्लांटिंग अगर रहती है तो वहाँ पे क्या रहेगा, बीपीएच और लीफ होल्डर ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर है ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड जैसे यूज करते हैं तो पोजेस फाइटोटोनिक इफेक्ट ऑन राइस, राइस के ऊपर फाइटोटोनिक इफेक्ट डालेगा और जिससे ज़्यादा जो इंसेक्ट होते हैं वो उस एरिया में ज़्यादा डैमेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट इन न्यू एनवायरनमेंट, मतलब कि जो फॉरेन पेस्ट है वो भी अपने इन्वायरमेंट में आ गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो मतलब नंबर है मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन्होंने क्या किया है कि डैमेज कोज करना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पेस्ट मल्टीप्लाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेचुरल एनिमीज इन न्यू एरिया, मतलब कि जिस एरिया से वो आए थे वहाँ तो क्या था कि नेचुरल एनिमीज प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे वो न्यू एरिया में माइग्रेट होके आ गए हैं तो वहाँ पे उनको खाने के लिए जो उनके नेचुरल एनिमीज थे जो डायरेक्ट ही उनको मतलब उनका भक्षण कर लेते थे, तो वो मौजूद नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होने लग गया और धीरे धीरे क्या है उनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है एप्पल वुली एफिड का। ठीक है, एरियोसोमल लेनिजिडेम इसका मतलब साइंटिफिक नेम है, मल्टीप्लाई फास्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एफिलिनस माली, जो कि इसका एक नेचुरल एनिमीज था एफिलिनस माली। तो ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो एप्पल वुली एफिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तो आप मतलब कि अब मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आप देखते रहते हो कि एफिड का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो इस तरह से इंसेक्ट ने बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे बच्चों कॉजेज ऑफ इंसेक्ट आउटब्रेक के अंदर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसी में ही है एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज थ्रू एयर सी पोर्ट, इन सबसे, मतलब कि एक्सीडेंटली बाय चांस वो क्या है इंपोर्ट हो गए, मतलब कि सी पोर्ट से या फिर हवा के द्वारा एक स्थान से वो दूसरे स्थान पे आ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कोज करना शुरू कर दिया है। जैसे इसके एग्जांपल है डायमंड बैक मोथ हो गया जो कि कॉलीफ्लावर पे लगता है, तो पोटैटो ट्यूबर मोथ हो गया। ठीक है, कोटनी कुशन स्केल हो गया और एप्पल का वुली एफिड हो गया। ठीक है, ये सब साइलिड हो गया और
स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई हो गई। तो इस तरह से ये मतलब कि एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो गए उस एरिया में, मतलब बाय चांस आ गए हैं वो, हवा के द्वारा, सी पोर्ट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ गए हैं, जिससे उन्होंने वहाँ पे आके उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलने लग गया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है कि कोर्स करना शुरू कर दिया है, अपनी फसलों पे डैमेज करना शुरू कर दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन का है, तो मतलब कि ज़्यादा अगर स्टोरेज होती है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके अपने जैसे स्टोरेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे जितने भी अपने पेस्ट थे तो वो क्या करते हैं, उधर पे उनको खाना मिलता रहता है, उनको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब अपने टाइम टू टाइम उस जैसे अपने क्रॉप हार्वेस्ट कर ली। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद अब किसान क्या करता है, उसको जब तक प्राइस नहीं मिलता है सुटेबल, जो मतलब कि वो सोचता है कि इतना मूल्य होना चाहिए, तो वो जब तक उसको मार्केट में वो मूल्य नहीं मिलता है तब तक वो स्टोर करके रखता है उसको, जो अपना प्रोडक्ट है उसको। तो वो स्टोर करके रखेगा, तो वो स्टोरेज में क्या होता है कि इंसेक्ट में क्या है कि वो फील्ड से स्टोर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं और धीरे धीरे स्टोरेज में नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से अपनी पूरी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अपने स्टोरेज करते हैं, उसकी वजह से भी पेस्ट का नंबर जो है वो इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, सीवियर इन रिजर्वोयर फॉर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, अर्बेनाइजेशन चेंजेस, इकोलॉजिकल बैलेंस जैसे रेट हो गया, ये इन सब का ज़्यादा इंसिडेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, स्टोर्ड ग्रेन में। ये अपना जो फूड जो मतलब ग्रेन होता है उसको पूरी तरह से खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है एक रीसर्जेंस। रीसर्जेंस बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रीसर्जेंस। तो रीसर्जेंस क्या होता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। री एक होता है बच्चों, आप देखोगे कि एक होता है डीफोरेस्ट्रेशन, मैं बोलूँ कि डीफोरेस्ट्रेशन, और एक होता है रीफोरेस्ट्रेशन। रीफोरेस्ट्रेशन, ठीक है, डीफोरेस्ट्रेशन मतलब जो फॉरेस्ट है उनको काटना, और रिफोरेस्टेशन मतलब जो अपने पेड़ पौधे जो काट दिए उनको वापस लगाना। तो रीसर्जेंस मतलब होता है री मतलब कि वापस। तो रीसर्जेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे मतलब मैं आपको जनरल सेंस में इसका मीनिंग बता देती हूँ। जैसे अपने कोई भी जैसे इंसेक्टिसाइड यूज किया अपने फील्ड के अंदर, ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जैसे अपने इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया, एक बार अपने क्रॉप पे डाला, जैसे कोई भी इंसेक्ट अपने को दिखा, तो अपने जैसे मैं आपको व्हाइट फ्लाई का एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, जैसे अपने खेत में अपने देखा कि व्हाइट फ्लाई आई हुई है, ठीक है, वो डिजीज कोज करना उसने शुरू कर दिया है, डैमेज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, जैसे कि इमिडाक्लोरोपिड मान लो, या फिर कोई अदर इंसेक्टिसाइड मान लो कि अपने यूज कर लिया उस एरिया में। ठीक है, तो एक बार तो वो क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई वहां पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको मतलब कि कुछ एक इंसेक्टिसाइड की वो मात्रा क्या है उसमें प्रेजेंट थी, मतलब कि अपने यूज के इंसेक्टिसाइड तो वो मात्रा उस पेस्ट पे भी कहीं ना कहीं गई है। ठीक है, लेकिन वो वापस वो इंसेक्टिसाइड का उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ, और वापस वो क्या है कि कुछ एक मात्रा में थी उसके अंदर, लेकिन वो वापस सरवाइव कर गया उस एरिया में। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों कि उसके अंदर वो रेजिस्टेंसी आ जाएगी, और धीरे धीरे क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट का पैदा हो जाना, मतलब कि बहुत ज्यादा में मात्रा में उसका जो इंसेक्ट का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करेगा कि भारी नुकसान पहुंचा देता है अपनी क्रॉप को, तो उसी को बोलेंगे रिसर्जेंस। ठीक है, मतलब ट्रिमेंडस इंक्रीज इन पेस्ट पॉपुलेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना पेस्ट पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, ब्रोट अबाउट बाय इंसेक्टिसाइड डिस्पाइट गुड इनिशियल रिडक्शन, मतलब कि पहले तो शुरू शुरू में तो क्या था कि धीरे धीरे वो क्या है कि कंट्रोल हो गई थी पॉपुलेशन, लेकिन धीरे से अचानक से उसने क्या किया कि उसके अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंसी आ गई, और बहुत भारी मात्रा में इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और उसने क्या किया है कि उधर भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिसर्जेंस बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो पेस्ट पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट के टाइम में तो एक बार अपनी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो गई थी इंसेक्ट की, लेकिन अचानक से वो फिर वापस इंक्रीज हो गई, नंबर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और धीरे धीरे उसने फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया अपनी क्रॉप को। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे रिसर्जेंस। इसका एग्जांपल है जैसे डेलमेथ्रिन हो गया, क्यूनालफॉस हो गया, फोरेट हो गया, इनमें से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड तो बैन ही कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड हो गया, व्हाइट फ्लाई इन कॉटन।
नेक्स्ट है कार्बोफ्यूरान हो गया, तो ये सब चीजें आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो पेस्ट आउटब्रेक किसकी वजह से होता है, मतलब पेस्ट के द्वारा नुकसान पहुंचाने के कौन कौन से कारण होते हैं, उन सब के बारे में अपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें लॉसेस काज्ड बाय पेस्ट, मतलब कि एक पेस्ट के द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया जाता है अपनी क्रॉप को, ठीक है। तो उसके बारे में अपने बात करते हैं। फर्स्ट है बच्चों क्रॉप लॉसेस फ्रॉम ऑल फैक्टर, मतलब सभी फैक्टर उसमें काम करते हैं क्रॉप को नुकसान पहुंचाने में। 500 बिलियन एनुअली वर्ल्ड वाइड इंसेक्ट पेस्ट, मतलब कि 500 बिलियन जो इंसेक्ट पेस्ट है उसकी नंबर रहती है अपने पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर देखें तो वो कितना लॉस करते हैं, लगभग 15.6% लॉस करते हैं प्रोडक्शन में, जो अपना प्रोडक्शन आता है उसमें 15.6% लॉस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट पैथोजन, मतलब पैथोजन होते हैं जितने भी, जैसे मतलब पैथोजन का आपको पता ही होगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब हो गए, तो ये कितना लॉस करेंगे, 13.3% तक लॉस करते हैं, ठीक है। प्लस वीड्स के द्वारा कितना लॉस होता है, 13.2% तक लॉस होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने देखते हैं जैसे इंसेक्ट के द्वारा टोटल लॉस कितना होता है अलग अलग क्रॉप पे, तो उनकी बात अपने करते हैं। एस्टिमेटेड क्रॉप लॉस इन वेरियस क्रॉप इन इंडिया, मतलब एस्टिमेट एक मतलब कि एस्टिमेटेड मतलब कि एक मान लिया गया है कि लगभग इतना, पूरा नहीं कि लगभग इतने परसेंट तक लॉस कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जैसे क्रॉप और लॉस इन इल्ड परसेंटेज, मतलब कि जो इल्ड आई है अपनी उसमें कितने परसेंट तक वो लॉस कर रहा है, तो वीट के अंदर लगभग कितना होता है, 3% तक होता है बच्चों। राइस में 10% से 10% तक होता है, राइस में बहुत ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आता है मेज, मेज में भी 5% तक लॉस रहेगा, सोरगम में भी 5% रहता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, कॉटन में। जो फील्ड क्रॉप है उसमें, कॉटन में आपको पता है कि लगभग 12 से 13 पेस्ट हैं वो, मतलब आते हैं कॉटन की क्रॉप को पूरी तरह से खराब करते हैं। और आज के समय में तो किसी भी किसान से आप पूछ लेना, सभी यही बोलते हैं कि कॉटन को तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अपनी लागत होती है वो प्रॉफिट से ही बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो कोई फायदा ही नहीं रहता उसमें, इतनी ज़्यादा डिजीजेज लगने लग गई और इतनी ज़्यादा पेस्ट का अटैक होने लग गया कि पूरी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें वो बोलवोमी बहुत ज़्यादा अटैक करती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है पल्सेज और ग्राउंडनट हो गई, उसमें लगभग 5% तक लॉस होता है, ठीक है। फिर शुगर केन हो गया, उसमें 10% तक लॉस होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, 8% तक होता है, जितने भी फ्रूट प्लांट है उस पे 25% तक लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोकोनट, उसमें 5% तक लॉस होता है, ठीक है। और ये डाटा किसके हैं, कहाँ से लिए गए, जो प्रधान की जो बुक है उस वहाँ से लिए गए, 1964 में ये एक एस्टिमेशन था, वहाँ से ये डाटा उठाए गए हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड एनुअल क्रॉप लॉस इन इंडिया बाय इंसेक्ट पेस्ट, मतलब कि इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा एनुअल जो मतलब कि एक साल में लगभग मतलब कितना लॉस हो जाता है तो इंडिया में, तो वो बताया गया धालीवाल एंड अरोड़ा की बुक में, वहाँ से ये डाटा लिया गया है, ठीक है। लगभग कितने परसेंट तक, 29,240 करोड़ तक पूरे इंडिया में लॉस होता है, ठीक है। 29,240 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, आपको भी पता है बच्चों ये अमाउंट, तो लगभग इतने परसेंट तक में इंसेक्ट पेस्ट के द्वारा लॉस हो जाता है अपनी क्रॉप को, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास।